भाषा में आप तक पहुंचा रहे थे। सच में यहाँ पे हम लोग इसलिए एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा भी होते हैं, कुछ बेहतर बनने की कोशिश की जाए, कुछ बेहतर बना जाए। आज जिससे पूछिए कि आप क्या बनना चाहते हैं, सब कोई तरह तरह के पद, पैसे, प्रतिष्ठा की बात करेगा। सिंगल इंसान आपको नहीं मिलेगा जो कहे कि पहले हम एक सभ्य नागरिक बनना चाहते हैं, एक बढ़िया इंसान बनना चाहते हैं। नहीं मिलेगा। आप पूछ करके देखिए, आप क्या बनना चाहते हो? बैंक ऑफिसर, आप आईएएस, आप डॉक्टर, आप इंजीनियर, आप एडवोकेट, आप पत्रकार, आप सो एंड सो, बहुत सारी चीजें हैं। सिंगल नहीं मिलता जो कहे कि हम पहले एक बढ़िया इंसान बनना चाहते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आज हमारे और आपके सामने है। नतीजा क्या हो रहा है? नतीजा हो रहा है 5 साल की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म। क्योंकि हम इंसान बनना ही नहीं चाहते। हम तो एक टैग लगाना चाहते हैं पद और प्रतिष्ठा का। ऑफिसर बनना चाहते हैं, लेकिन एक ईमानदार नागरिक नहीं बनना चाहते। नतीजा क्या होता है? नतीजा होता है कि जाते हैं अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाने, हमारा किडनी निकाल लिया जाता है। आपके सामने ये घटनाएं हो रही हैं, आपके सामने हो रही हैं। सोचना पड़ेगा कि इसके मूल में क्या है, इसके मूल में क्या है। हम तैयारी कर रहे हैं, रिजल्ट तो मिलेगा ही, नो डाउट। बैंकिंग की कर रहे हैं तो बैंक पीओ बनेंगे, मेडिकल कर रहे हैं तो मेडिकल में जाएंगे, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो सिविल सर्विसेज की नौकरियां हमें मिलेंगी ही मिलेंगी। लेकिन उसके बाद हमारा हश्र क्या होगा? उसके बाद का हश्र क्या होगा? उसके बाद की हमारी तैयारी क्या होगी? एक छोटा सा मतलब कहें कि वो व्यंग बन गया। पिछले दिनों 2-4 बड़े लोगों के यहां गए, मतलब तमाम समाज के बड़े तबके के लोग जो आईएएस ऑफिसर्स कहलाते हैं, सीनियर आईएएस ऑफिसर्स, एक दूसरे के यहां गए। वहां पे उन्होंने वाकया सुनाया। घर का छोटा सा बच्चा था, चलते कूदते, आजकल कार्टून वाला टीवी वाला जनरेशन है। छोटे बच्चे से पूछते हैं, बेटा बताओ तुम पढ़ करके क्या बनना चाहते हो? छोटा बच्चा है, अभी 5-6 साल का। कहता है क्या? मैं सेक्सी बनना चाहता हूं। अरे साला, ये कौन सा कैरियर का नया शिगुफा आ गया? कहता है क्या कि नहीं, मैं ये शाहरुख खान की तरह सेक्सी छोरा बनना चाहता हूं। अब वो हैरत में है, दंग है। ये कैरियर का कौन सा नया आयाम है? कौन? 5 साल का बच्चा। अभी से उसके इस पर लिखा जा रहा है कि हमको क्या बनना है। सोच लें नतीजा क्या होगा। अभी कंकड़बाग में कल ही एक इंजीनियर का बेटा पकड़ाया है, दो लड़का, यही कंकड़बाग कॉलोनी से टेम्पो स्टैंड के पास से। बाप इंजीनियर है, बेटा बाइक चुराता था, चोरी की बाइक के साथ भी पकड़ाया है, यही कंकड़बाग थाने में। बनेगा ही बनेगा, क्योंकि बाप ने कभी बेटे को बढ़िया इंसान बनने की नसीहत नहीं दी। बेटा बस नौकरी करना, ऊपरी कमाई अच्छी हो, सैलरी से क्या होता है, इसकी नसीहत तो दी। लेकिन यह कभी नहीं कहा कि बेटा 2 पैसा कम भी मिले लेकिन इज्जत के साथ काम करना। आज सत्यमेव जयते आप देखेंगे, आज से उसका एक नया एपिसोड बन रहा है। किसकी कहानी है? कितने पढ़े लिखे इंसान की कहानी है। ऐसा इंसान जिसको 2 जून की रोटी नहीं थी, दूसरे के खेत में काम करता था, अपनी 1 धूर जमीन भी नहीं। उस किसान मजदूर को आज पूरी दुनिया देखेगी। आज वो इस दुनिया में नहीं है। जब तक जीवित रहे, पता नहीं आप लोगों में से किसी को बातचीत करने का मौका मिला नहीं मिला। हमें तो खूब मौका मिला। 2003-4 में श्री रविशंकर द्वारा उन्हें सम्मानित भी करवाए थे। उस समय मैं प्रभात खबर में हुआ करता था। गया से ला करके उनको रहने खाने पीने का सारा इंतजाम, उसकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर ही थी। बहुत करीब से देखा है, बहुत करीब से जाना है, समझा है चीजों को। आप देखते जो आजकल के मॉडर्न हैं, शरीर से दुर्गंध आती थी। और यहां पे जब सीएम आवास आते थे तो मुख्यमंत्री पूरा गले लग करके अपनी कुर्सी पर बिठाते थे कि इससे मुख्यमंत्री के कुर्सी की गरिमा बढ़ जाएगी। हम आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? हम आप कैसा इंसान बनना चाहते हैं? ये हमको तय करना पड़ेगा।
हम यहां पे इसीलिए इकट्ठा होते हैं, जो भी बातें आपको बताई जाती हैं आप उसको आत्मसात करेंगे तो आप कुछ बने न बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, अधिकारी बने, जो बनना है बने, लेकिन एक सभ्य इंसान, एक सफल इंसान जरूर बने। डॉक्टर गौतम गोस्वामी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। कितने लोगों ने सुना है? बहुत लोगों ने सुना है, लेकिन बहुत लोगों ने नहीं भी सुना है, क्योंकि बहुत सारे अपने बिहार के अलग अलग प्रदेश से लोग आते हैं यहां पे। डॉक्टर गौतम गोस्वामी पटना के कलेक्टर हुआ करते थे। पटना के कलेक्टर, बीएचयू के टॉपर्स थे, एमबीबीएस टॉपर डॉक्टर गौतम गोस्वामी। सिविल सर्विसेज में भी टॉप 10 रैंक होल्डर्स, पटना के कलेक्टर। टाइम्स मैगजीन के बारे में जानते हैं? टाइम्स दुनिया की बहुत बड़ी प्रतिष्ठित पत्रिका है। उसके कवर पेज पर रियल हीरो के टाइटल से कभी छपे थे। उस गौतम गोस्वामी का अंत कैसा हुआ पता है आपको? उस गौतम गोस्वामी ने पटना के बेउर जेल में आखिरी सांस ली थी। कौन सी नौबत आ गई थी गौतम गोस्वामी के सामने कि पटना का कलेक्टर पटना के जेल में आखिरी सांस लेता है? बीएचयू का टॉपर, आईएएस में टॉप 10 रैंक होल्डर्स, उसके सामने ऐसा कौन सा संकट आ गया? दाल रोटी का संकट था, रहने को बंगला नहीं मिला था, पीली बत्ती वाली गाड़ी नहीं थी, क्या नहीं था? कभी आडवाणी की माइक रोक दी थी गांधी मैदान में, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का माइक रोक दिया कि सर टाइम इज ओवर। और दूसरा उसका पहलू कैसा हुआ? दूसरा पहलू हुआ कि उसके तमाम फ्लैट सीज कर लिए गए। गांधी मैदान के पास एक नया ट्विन टावर है। तमाम चीजों को चूंकि मैंने साक्षी बनकर के देखा है, गांधी मैदान की घटना भी देखी और जब उनका एक एक बंगला सील किया जा रहा था, और वो भी देखा जब बेउर जेल से उनकी डेड बॉडी बाहर आई थी। तमाम चीजों को बहुत करीब से देखा है। यही इसी पटना की बात है, महज 7-8 साल पहले का पूरा घटनाक्रम है। तो हम कहते हैं कि यदि आपने तैयारी नहीं की एक सफल इंसान बनने की, तो आपका हश्र भी ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। कलेक्टर तो बन जाएंगे, लेकिन आपका घर बेउर जेल या तिहाड़ जेल बनेगा। ऐसा आपके साथ न हो, इससे बचने की तैयारी के लिए हम यहां आपको बुलाते हैं। कोई बात नहीं, हम बहुत दौलतमंद आदमी नहीं बने, कोई मतलब नहीं कि हम बहुत करोड़पति नहीं बने। क्या फर्क पड़ता है इससे? क्या फर्क पड़ता है? आज गोस्वामी की आने वाली पीढ़ी, जो उनकी पीढ़ी है, छोटा सा बच्चा था जिस समय उनका देहांत हुआ, उस बच्चे को कहने में झिझक होगी कि हम उस गौतम गोस्वामी के बेटे हैं या बेटी हैं। ऐसा काम हम क्यों करेंगे? ऐसा काम क्यों करेंगे? उनकी थोड़ी सी चूक ने उन्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। क्या आपको नहीं लगता कि आपके साथ भी ऐसा हश्र हो सकता है? हम यहां पे इसी से बचने की तैयारी के लिए आए हैं, इसी से आपको आगाह करते हैं कि आप जो भी बने, हम तो कहते हैं कि दाल रोटी के लिए बहुत परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। पहले एक अच्छे इंसान बनने का संकल्प तो लें कि हम अपने आइडियोलॉजी से समझौता नहीं करेंगे। जो भी हो, हमारा एक अपना आदर्श होगा जीवन का, हम उससे कभी समझौता नहीं करेंगे। हमारे जीवन की अपनी थ्योरी होगी, हमारा अपना सिद्धांत होगा। है ही नहीं, एकदम सिद्धांत विहीन, जो जैसे कह दिया वैसे कैरियर का निर्धारण। बाबूजी कह दिए इसलिए इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कुछ दिन किए नहीं हुआ, फूफा जी कह दिए कि जनरल कंपटीशन करो, तो मौसा जी कह दिए कि टीचर वाला भर दो। चल रहा है, अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं, अपना कोई भीतर से हुंकार नहीं, अपना आत्मविश्वास नहीं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। आज 75% हमारे अपने युवा साथी अपने करियर का निर्धारण दूसरों के अनुसार करते हैं। या तो बाबूजी हमारे करियर का निर्धारण करते हैं, मौसा जी करते हैं, फूफा जी करते हैं, काका जी करते हैं, चाचा जी करते हैं। हम कब करेंगे भाई? बहुत सारे हमारे भाई मिलते हैं, कहते हैं कि भैया देखिए ना, मेरा मन सिविल सर्विसेज के लिए था, बीपीएससी के लिए था, बैंकिंग के लिए था, बाबूजी जबरन कह रहे हैं कि मेडिकल करो। कौन समझाएगा? कौन समझाएगा? आज ये बहुत बड़ा संकट है।
अभी तमाम हम लोग आने वाले समय में एक परिवार की इकाई होंगे। आज ये संकट क्यों हो रहा है कि आज कोई चंद्रशेखर, भगत सिंह और खुदीराम बोस जैसा आत्मविश्वासी युवक पैदा नहीं ले रहा है? क्यों नहीं पैदा ले रहा है? क्योंकि ऐसे मां पिता नहीं है जिनकी चाहत है कि हमारा बेटा खुदीराम बोस बने, हमारा बेटा विवेकानंद बने, हमारा बेटा रामकृष्ण परमहंस बने और हमारा बेटा महर्षि अरविंद बने। आज ऐसे मां बाप है ही नहीं इस धरती पे। तो नतीजा क्या हो रहा है? आने वाली पूरी पीढ़ी नपुंसक पुरुष के रूप में पैदा हो रही है, जिसके सामने कोई चाहत ही नहीं है, कोई जिज्ञासा ही नहीं है, कोई हसरत ही नहीं है कि हम देश के लिए कुछ कर सकें। अधिकांश हमारी पीढ़ी नपुंसक हो रही है। दिखने से भले हम युवक हैं, स्टाइलिश सब कुछ रखते हैं, अपने आप को भ्रम में रखते हैं, लेकिन बाहर अंदर का वो है ही नहीं। कहां हमारा आत्मविश्वास जगता है कि हम युवाओं के लिए, अपने देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरेंगे? बहुत बढ़िया रिसर्च है इस पर कुछ लोगों का, वो मैंने पढ़ा है कि यदि मां बाप सच में आज भी चाहे तो भगत सिंह पैदा ले सकते हैं। उसके लिए वैसी कोख चाहिए, मां का वैसा गर्भ, पवित्र गर्भ चाहिए जिसमें भगत सिंह जैसी आत्मा अवतरित हो सके, विवेकानंद जैसी आत्मा अवतरित हो सके। उसके लिए वैसा कोख भी चाहिए। आज क्या हो रहा है? आज होता ही नहीं। आज तो एक्सीडेंटल में पुत्र पुत्रियां पैदा ले लेती हैं। दो लोगों की मस्ती में पुत्र पैदा ले रहे हैं, तो उसका नतीजा क्या हो रहा है? उसका नतीजा हो रहा है कि वो वहसी निकलता है, वो दुष्कर्मी निकलता है, वो आतताई निकलता है। कल की घटना है, दिल्ली की 4 घटना एकदम दिल दहला देने वाली है। और सब हम युवाओं के मतलब बीच के लोग हैं, 18 से 35 से इस ग्रुप के लोग हैं। गाड़ी से, चलती गाड़ी से, गाड़ी में पार्क करने को लेकर के ऑटो वाले से थोड़ी सी गाड़ी में मतलब स्क्रैच आ गई, निकला और 2 लोगों को दनादन 5-5 गोलियां मार दिया। उसके घर में उसकी बेटी की शादी थी, उसके घर के सामने उसको भून दिया। बस महज ऑटो से थोड़ा सा स्क्रैच लगा। इसलिए हम युवापन दिखा रहे हैं कि हम युवा हैं। उतरा और 5-5 गोलियां दोनों को दाग दिया। छोला भटूरा खाने गया, मांगा कि आज पैसा नहीं देंगे, कल देंगे, उधार मांगा। कहा कि नहीं भैया, सुबह का टाइम है, बोहनी तो करके जाइए। निकाला और चाकू मार दिया, मर गया वो। हम युवा, इसी का नाम युवा है क्या? इसी को जवानी कहते हैं क्या? हम भी बहुत सारे लोग रिक्शा चालकों के साथ दादागिरी दिखाते हैं। जितना दे दिलियो उसे दे दिलियो, लेबे के होते ले, ना तो जो, ना तो ठोकबो करबो। हाँ, सैदपुर के नाम से रिक्शा वाला तैयार नहीं होगा। कह दीजिए कि सैदपुर जाना है तो छोड़ दीजिए, हम दूसरा देख लेंगे। इसी को युवापन कहते क्या? लानत है, लानत है जो ऐसे लोग कहते हैं कि हम युवा हैं। सीवी रमन का नाम कितने लोगों ने सुना है? पढ़ा कितने लोगों ने है? सीवी रमन को पढ़ा कितने लोगों ने? चलिए, नाम सुना, बहुत उपकार किया है, भला हो आपका। पढ़िए, थोड़ा सा पढ़ करके देखिए। बहुत बेकार के इंसान नहीं थे, बहुत काम, बहुत भारत के पहले विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पाने वाले हस्ती थे। आप कभी पढ़ करके देखें उनको? पढ़ते ही नहीं। पढ़ने का वक्त कहां मिलता है भैया? हनी सिंह, राखी सावंत, कौन कौन कौन, उससे फुर्सत मिलेगा तब ना पढ़ेंगे। टाइम कहां मिलता है? थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। यहां पे हम इसी के लिए इकट्ठा होते हैं, अपने आप को थोड़ा जागृत करें। तो छोटी छोटी बातें हैं, आप एक बार जब तक करेंगे नहीं, आपको बाहरी आकर्षण तो बहुत लुभाता है। अभी आज जागरण ने नरेंद्र मोदी का पूरा 1 पन्ने का इंटरव्यू दिया है। आप जाएंगे तो जरूर पढ़ेंगे। बस चलते चलते हमने कुछ चीजें देखी, आदत है सुबह सुबह 2-3 अखबार देखते नहीं तो उसमें एक बात नरेंद्र मोदी ने जो कही है कि नवरात्र जो होता है, दोनों, एक दुर्गा पूजा के टाइम में होता है, एक अभी शुरू होगा, जस्ट अभी से 15-20 दिन बाद, दोनों नवरात्र वो निराहार करते हैं, एकदम फास्ट मोड में। बहुत बेवकूफ इंसान है क्या? कितना संकल्प, प्रचंड संकल्प शक्ति वाला वो इंसान है। आप चाहते हैं छोटा छोटा सा अभ्यास हम आपसे भी करवाते हैं सप्ताह में। जिस दिन आप नए
पहली बार आते हैं, आपको बताते हैं कि सप्ताह में 1 दिन उपवास रखें। क्या है वो? एक संकल्प का अभ्यास है। आज नहीं खाना है, आज हमें अस्वाद रहना है। अपने ऊपर संकल्प है, प्रयोग है। ये अपने ऊपर संकल्प का एक प्रयोग है जो आपके आत्मविश्वास को, जैसे क्या जिम में जाते हैं तो छोटा छोटा डंबल दिया जाता है उठाने के लिए, तब ना 8 पैक तैयार होगा। बाहर से तो फिर बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन एक बहुत बड़ा आत्मविश्वास डेवलप करने के लिए छोटा छोटा अभ्यास आपसे करवाते हैं। सप्ताह में 1 दिन अस्वाद रहना है आपको। ले संकल्प, नहीं मन तो मानता नहीं है, कभी चाट, कभी गोलगप्पा, कभी कुछ कभी कुछ। तो आप समझ लें, आपका थर्मामीटर वो हो गया कि जैसे बॉडी का टेम्परेचर हम उससे लेते हैं, तो वो एक स्केल है कि हमारी संकल्प शक्ति कितनी मजबूत है, हम अपने द्वारा लिया हुआ संकल्प कितना पूरा कर सकते हैं। तो छोटा छोटा जो अभ्यास आपसे करवाते हैं, बहुत आराम से हंसते खेलते में। ये हमारे जितने भाई लोग हैं, ये समझिए कि जिम के इंस्ट्रक्टर हैं। जिम में आप जाते हैं तो एक इंस्ट्रक्टर होता है जो एकाएक आपसे भारी 20 किलो वाला डंबल नहीं उठाने देता, कहता है पहले 5 किलो वाला उठाइए, 2 किलो वाला उठाइए। इसी ढंग से आपसे भी यहां से छोटा छोटा अभ्यास करवाया जाता है। 15 मिनट 20 मिनट की साधना आप करके देखें, बेकार नहीं जाएगी। आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। आप करके देखें, करके देखें। बहुत सारे लोगों को बहुत करीब से देखने, समझने, उन पर रिसर्च करने के बाद ये बातें मैं आपसे कह रहा हूं। आप पढ़ें, किरण बेदी का रिसर्च आज भी वो पड़ा है वेबसाइट पे, आप देखें। तिहाड़ जेल के खूंखार कैदियों के ऊपर। हम आप तो उस मामले में अभी कोरे कागज हैं, अपने कैरियर में कोई दफा भी लगा नहीं है। 302, 304, 305 बहुत सारी चीजें हैं, लगा नहीं। तिहाड़ में बहुत प्रतिष्ठित लोग जाते हैं, अभी मौका नहीं मिला है, भगवान न करे जाने का मौका मिले। जब उन कैदियों की पूरी मन स्थिति बदल सकती है साधना और भोजन के प्रयोग के आधार पे, तो हमारा क्यों नहीं बदल सकता? आप उस रिसर्च को देखें। किरण बेदी जिस समय सुपरिटेंडेंट थी तिहाड़ जेल की, उसने कैदियों से अनुरोध करके कहा कि आपका 15 दिन के लिए आपकी दिनचर्या मेरे अनुसार होगी। आप सहमत हैं? जो सहमत हैं उनसे ही हम करवाएंगे। भाई सुपरिटेंडेंट अपील करे, चाहे तो बाई फोर्स भी कर सकता है, कौन नानुकुर करेगा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपील की और वैसे कैदियों का चयन किया गया जो स्वेच्छा से इसमें शामिल होना चाहते थे। और उन कैदियों को सुबह 4 बजे से योग, ध्यान, प्राणायाम लगातार 15 दिन चला। कुछ वैसी सांस्कृतिक गतिविधियां उनके बीच हुई। 15 दिन के बाद उसमें से 90% कैदियों ने कहा कि अब हम पुराने जीवन में नहीं लौटना चाहते और जेल से रह करके समाज की सेवा करना चाहते हैं। हुआ भाई, जेल से रह करके कैसे करेंगे? तो किरण बेदी ने तमाम व्यवस्थाएं की और बड़े पैमाने पर वहां पे छोटे छोटे उद्योग लगाए गए तिहाड़ जेल के अंदर। और कैदियों ने कहा कि अब चूंकि अब हमने जो सजा की है उसका प्रायश्चित तो करना पड़ेगा, जेल से रिहाई तो होगी नहीं। तो जेल में रह करके आज की तारीख में तिहाड़ जेल से इतना सारा प्रोडक्शन हो रहा है कि पूरा एक मॉल खुला हुआ है जिसमें तिहाड़ के कैदियों द्वारा बनाया हुआ सामान बिकता है। कहें कि समाज के लिए अब कुछ तो करें। और लग गया सब, कोई कंबल बना रहा है, कोई साबुन बना रहा है, कोई डिटर्जेंट पाउडर बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। और हर महीने वहां से हजारों लाखों रुपए का सामान वो मॉल में सप्लाई हो रहा है। एक उनमें भावना तो जगी कि जो किया सो किया, अब हमें समाज के लिए कुछ करना है। यह किसका प्रयोग था? छोटी सी साधना का प्रयोग था, छोटी सी साधना का प्रयोग। आप करके देखें। आपसे हम बताते हैं तो कोई बहुत फालतू बातें आपसे नहीं करते, उसको मैंने लागू किया है, अपने जीवन में उसको स्थान दिया है, तब आपसे अपील करते हैं कि आप भी इसको अपने जीवन में अपने लिए, ऐसा करके आप समाज का भला नहीं कर सकते। आप अपना पहले भला करिए ना। हम तो कहते हैं, हम क्या कहते हैं, हम इसको फॉलो करते हैं, अपना उद्धार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। हम 5,000 की नौकरी के लिए तिनसुकिया में जाकर के मार ना खाएं। गुवाहाटी, तिनसुकिया, उधर चेन्नई, मुंबई, कहां नहीं जाते हैं। तो हम अपना उद्धार कर लें, तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पूरे मनोयोग से करें। हो जाता है, हो जाती है नौकरी,
बहुत अच्छी बात, नहीं होती है कोई बात नहीं। हम इस मन स्थिति में आए, कब आएंगे? जब हम ऐसा थोड़ा सा अध्ययन करेंगे तब। आचार्य श्री की एक किताब है, मन स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले, जरूर आप पढ़िए। आपके मन बदलने से कैसे पूरा सीन बदल जाता है, पूरी स्थितियां बदल जाती है। आप मन तो पहले बदलिए। आप मन से अभी दरिद्र हैं, मन से अभी असफल साबित हो रहे हैं, मन से आप इतने कमजोर हैं कि आप परीक्षाओं में शामिल होने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। मन से, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप मन को तो मजबूत, और जो जितनी गतिविधियां आपको बता रहे हैं, साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, आपके इसी मन को मजबूत करता है। तो जितनी बातें बताते हैं, आप जब तक इसको फॉलो नहीं करेंगे तो सुनने में तो अच्छी लगेंगी। जिम में जाकर के देखिए बढ़िया बढ़िया मुस्टंड पहलवान को, जब तक आप डंबल नहीं उठाएंगे तब तक आपके अंदर परिवर्तन नहीं आएगा। कहने को आप कहते रहिए कि हम भी रोज जिम जाते हैं, कहते रहिए कि हम भी रोज हर संडे को शक्तिपीठ आते हैं, युवा प्रकोष्ठ में आते हैं, लेकिन आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि आप इसको प्रयोग के तौर पर नहीं कर रहे। जिम में जाते हैं, बढ़िया बढ़िया 8 पैक वाले को देखते हैं और फिर वापस चले आते हैं। तो जिम में जाकर के डंबल नहीं उठाएंगे तो फिर बड़ी फिटनेस कहां से आएगा? और उसी तरह से यदि आप चाहते हैं कि आपकी मानसिक शक्ति, आपका मेंटल फिटनेस हो, आप खुद का निर्णय ले सकें, आप अपने कैरियर का डिसीजन, आप अपने कैरियर का निर्णय अपने बूते ले सकें और जांच परख करके ले सकें। ऐसा नहीं, मनीष भैया आ गए हैं, मनीष भैया बताते हैं, बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग की का पूरा स्पेल नहीं कर पाते, उनसे स्पेलिंग पूछ दीजिए तो नहीं बता पाते, और तैयारी सिविल सर्विसेज की, हम तो बनेंगे IAS, तो ये कुछ तालमेल नहीं बैठ पाता है। तो पहले हम अपना मूल्यांकन करना सीखें। तो ज्यों ही आप चारों जो हमारे मूल डिसिप्लिन्स हैं, हमारे ओरिजिन्स हैं, साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा, जो ही फॉलो करेंगे तो आपकी अतीन्द्रिय क्षमताएं इतनी जागृत हो जाएंगी, आपका विवेक जागृत हो जाएगा कि आप बाबूजी के कहने के अनुसार तैयारी नहीं करेंगे। हाँ, बाबूजी से सलाह ले सकते हैं, सलाह लेना अच्छी बात है, लेकिन अभी तो हमारा पूरा कैरियर किसी दूसरे के हाथ में है। बाबूजी ने कह दिया इसलिए मेडिकल, बाबूजी कहा मेडिकल में तुमसे नहीं हो रहा है, अब तुम बैंकिंग देखो, अब बैंकिंग देखे, अरे यार बैंकिंग में भी नहीं हो रहा है, अब ऐसा करो क्लर्कियल देखो। क्या हो गया भाई, एकदम बेपेंदी के लोटे की तरह लुढ़क रहे। तो हमको तय करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर कुछ है ही नहीं, हम एकदम पैरालाइज्ड हैं। जैसे देखें लत्तर वगैरह चढ़ता है तो एक डंडे के का सहारा उसको चाहिए। हमारे जीवन में उसी तरह से पूरा जीवन पैरालाइज्ड हो गया है, उसको लकवा मार दिया है। बिना किसी के सहारे के हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। कोई आएगा डंडा गाड़ेगा तो उसके आधार पर धीरे धीरे हम ऊपर चढ़ेंगे, वो डंडा खींच लेगा तो हम रह जाएंगे नीचे। तो ये स्थिति आज की तारीख में समाप्त हो, इसकी तैयारी के लिए हम लोग यहां पे आए हैं कि हर कोई अपनी तैयारी अपनी क्षमताओं के अनुसार, अपने सीमित संसाधन के अनुसार, सबकी अपनी क्षमता है, सबके पास अपने सीमित संसाधन है, सबके पास अपनी परिस्थितियां हैं, उसके अनुसार कैरियर का निर्धारण करें। और सबसे पहले तो आप खुद पर डिपेंडेंट हों। 30 साल 25 साल 35 साल बाबूजी के सामने भिखमंगे की तरह हाथ फैलाते हुए शर्म नहीं आती? यहां कहां पे, यहां आपका युवापन कहां चला जाता है जब आप पैसे के लिए बार बार बाबूजी को परेशान करते हैं? हम तो कहते हैं कि युवापन उसी का नाम है जो 18 साल के बाद बाबूजी से पैसा लेना बंद कर दे। आपको जो करना है अपने पैसे से करिए, आप अपने पैरों पर खड़े होइए, कोचिंग पढ़ाना पड़े, ट्यूशन पढ़ाना पड़े, क्या करना पड़े आप जानिए, बाबूजी को मुक्त करिए। 18 साल तक बहुत हो गया, 30 साल 35 साल 40 साल दीजिए, नहीं दीजिए तो गाली भी देंगे। और उसके बाद हम कहते हैं कि हम एकदम यंगरी यंग मैन है। ये सब बंद करना पड़ेगा। और सच में युवा कौन सामने लगा है, पढ़ लीजिएगा, युवा कौन, नोट कर लीजिएगा, नोट, और उसको पॉकेट में रखिएगा। जब कभी भूल जाइए तो निकाल के फिर देख लीजिएगा। हाँ, हम लोग भुलक्कड़ हैं, भूल जाते हैं, और अच्छी बातें तो जल्दी भूल जाते हैं, इसलिए वो सब नोट करके ले जाइएगा और उसको रखिएगा। अब हम और ज्यादा समय ना लेंगे, हम अपने अग्रज मनीष भैया को बुलाते हैं। हम